प्यारे बच्चों, आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स धातु और अधातु चैप्टर के 9वां क्लास पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, वैद्युत संयोजक यौगिक की विशेषताएं क्या क्या है, सह संयोजक यौगिक क्या है, वह कितने प्रकार के होते हैं और इनसे जुड़ी बहुत सारी बातें विस्तार पूर्वक हम लोग सीखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग आज जो पहला प्रश्न है कि वैद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, आइए देखें जरा कि किसी तत्व के परमाणु के आयन में परिवर्तित होने के लिए उस परमाणु के द्वारा त्यक्त या ग्रहीत या प्राप्त भी कह सकते हैं, त्यक्त या प्राप्त या ग्रहीत इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है ना? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से वैद्युत संयोजकता ज्ञात किया जाता है और कितना होता है। जैसे है सोडियम, परमाणु संख्या 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281। हम लोग इस बात को जानते हैं कि Na से Na+ में यानी सोडियम आयन में बदलने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी जो इसका होगा, वैद्युत संयोजकता जो होगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम परमाणु सोडियम आयन में बदलता है, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है ना। अब देखिए मैग्नीशियम 12 होता है, 282 यानी 2 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करके क्या करता है? Mg++ में बदल जाता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा? +2 होगा। अब आइए जरा देखें क्लोरीन का 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि यह क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? क्लोराइड आयन बनाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? -1 होगा। कहने का मतलब हुआ कि वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहेंगे? कि किसी तत्व के परमाणु के द्वारा आयन में परिवर्तित होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करेगा धनायन में बदलेगा, उतना प्लस होगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करके वह धनायन में बदलता है तो +1 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो +2 होगा। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो +3 होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब उसके उलट जो ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? -1। फ्लोरीन का -1, ब्रोमीन का ब्रोमाइड आयन में बदलता है तो -1। इस तरह से हम लोग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, वैद्युत संयोजकता, है ना। अब आइए हम लोग अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रश्न है, वो काफी महत्वपूर्ण है कि वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताएं को लिखें। बराबर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है
कि ये यौगिक धन और, ध्यान दीजिएगा कि ये यौगिक धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं। हम लोग ने पिछले क्लास में बहुत सारा वैद्युत संयोजक यौगिकों के विषय में पढ़ा था, जैसे है NaCl सोडियम क्लोराइड, यह किस रूप में होता है ये भी हम लोगों ने देखा था, Na+ और Cl-। अब जैसे HCl है, ये भी किस रूप में होता है, H+ Cl-, है ना। क्या होता है, H+ Cl-, जैसे सोडियम मोनोऑक्साइड है Na2O, तो Na2 प्लस चार्ज, O- चार्ज, है ना। तो ये सब जो हम लोगों ने पढ़ा, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, Ca++ O-। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक क्या होता है, धन और ऋण आवेश युक्त आयनों के बने होते हैं, है ना। अगला जो इसका विशेषता है, हम लोग उस ओर चलते हैं कि इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। किनके द्रव्यनांक, आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। द्रव्यनांक किसे कहते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ से द्रव में परिणत होने लगता है, वह क्या कहलाता है, द्रव्यनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिणत हो जाता है। अब है कि क्वथनांक क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव क्या करता है, गैस अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, यानी खौलने लगता है, उबलने लगता है। क्वथन का मतलब क्या होता है, खौलना, उबलना, बॉइलिंग, यानी कोई द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदलना शुरू हो जाता है, भाप में बदलना शुरू हो जाता है, तो ये क्वथनांक कहलाता है। अब आइए कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा जो विशेषता है कि ये जल में प्रायः विलेय का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल, यानी घुल जाना। आयनिक यौगिकों को आप अगर जल में घुलाएंगे तो वह आसानी से घुल जाएगा। जैसे है नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, हम लोग जानते हैं कि जब आप नमक को क्या करते हैं, जल में घुला देते हैं तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है ना। यानी कि आयनिक यौगिक जल में घुलता है। हम लोग जरा सा एक जानकारी और ले लेंगे, नमक जो घुलता है वो क्या कहलाता है, घुल्य, सॉल्यूट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो अपने में घुला लेता है वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है ना। क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। और मिलने के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, है ना। कि जो घुलता है वो घुल्य, विलेय भी कहते हैं, अंग्रेजी में सॉल्यूट बोलते हैं। जो अपने में घुला लेता है वो विलायक है, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिलने से जो बनता है वो सॉल्यूशन कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब आइए कि नमक या जो भी आयनिक यौगिक है वो जल में घुल जाता है, जबकि कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायक क्या क्या है, जल की तरह ही जो घुलाने का काम करता है, तो वो है बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। इस सब में नहीं घुलता है और विलेय होता है।
अब बेंजीन के बारे में, एसीटोन के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। अगला चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, उस चैप्टर में इन सब के बारे में इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है, कैसे बनता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, सारा सब कुछ इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो के अंत तक बने रहें, हम लोग से जुड़े रहें, कहीं से कोई परेशानी नहीं होने दिया जाएगा। अब आगे है इसका जो चौथा और अंतिम पॉइंट है, वह है कि ये द्रवित या जली विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सही बात है। अगर आप नमक, एक उदाहरण हम ले रहे हैं, NaCl और जल का घोल बना दीजिए, शरबत बना दीजिए, है ना, H2O, तो ये क्या बन जाएगा? शरबत बनेगा, है ना। कहने का मतलब नमक का जली विलयन कहिए, नमक का क्या कहेंगे? जलीय विलयन कहेंगे, विलयन कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, है ना, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, है ना। तो ये क्या होता है कि अगर आप उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो हो जाएगा, करके देखना नहीं है, कारण ये थोड़ा सा रिस्की होता है, करंट अगर लग जाए तो सही नहीं है। लेकिन ये जानिए कि द्रवित या जली विलयन की अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। कहने का मतलब उधर से होकर के क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब आइए अगला जो टॉपिक है वो है, यहां तक हम लोगों ने सीखा था वैद्युत संयोजक बंधन, आयनिक बंधन और आयनिक यौगिक के विषय में, उसकी विशेषताओं को हम लोगों ने देखा। और अब हम लोगों को देखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि किन्हीं दो परमाणुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, क्या होता है? साझा होता है ना, तो साझा के फलस्वरूप, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। उसी को मैंने परिभाषा के रूप में लिख दिया कि दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं और तब उनके बीच जो बना हुआ रासायनिक बंधन होता है ना, वह क्या, कौन सा बंधन कहलाता है? सहसंयोजक बंधन कहलाता है। फिर से देखिए कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, अष्टक के विषय में हम लोगों ने सीखा था ऑक्टेट, है ना। अष्टक शब्द बड़ा व्यापक है, इसका अर्थ हम लोग समझेंगे कि अष्टक क्या है। आज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी के लिए पढ़ रहे हैं। ये अष्टक अगर नहीं बनाता, ऑक्टेट फॉर्मेशन नहीं करता, तो इतनी बातें हम लोग नहीं करते। यानी कि तत्व के परमाणु अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अस्थायित्व की प्राप्ति के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग या शेयर करता है या फिर ग्रहण करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ऑक्टेट फॉर्मेशन के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और इस तरह के जो रासायनिक बंधन बनते हैं, उस रासायनिक बंधन को सहसंयोजक बंधन कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं।
किस प्रकार से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, है ना। पहले ये देख लेते हैं कि सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है द्विक सहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो है वो है त्रिक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक एक शब्द का हम लोग अर्थ समझेंगे। जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है या जो भी बातें हमारे द्वारा कही जा रही है वो प्रमाणित है और हर बात का अर्थ होता है। अर्थयुक्त शब्द का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका अर्थ आपको जानना बेहद जरूरी है। आइए एकल सहसंयोजक बंधन के विषय में हम लोग जानेंगे कि एकल मतलब सिंगल होता है। एकल मतलब सिंगल होता है और सहसंयोजक बंधन की परिभाषा हम लोगों ने सीखा। अब आइए कि इसका और क्या मतलब होता है कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म, एक जोड़ा, वही एकल शब्द जो आ रहा है ना, एक युग्म का साझा करने के फलस्वरूप बने सहसंयोजक बंधन को कौन सा बंधन कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। फिर से समझिए कि 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के सिर्फ एक युग्म, एक जोड़ा, है ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, शेयर करते हैं और शेयर करने के फलस्वरूप जो सहसंयोजक बंधन बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे और क्लियर होगा कि हाइड्रोजन अणु का बनना, हाइड्रोजन में कितना होता है? परमाणु संख्या इसका कितना होता है? 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होता है, यानी बाह्यतम कक्षा में ही 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब बताइए कि ये जो है ऑक्टेट तो पूरा नहीं कर पाएगा, डुएट करेगा कि भैया मेरे पास 1 है, एक कोई आ जाओ साथ, कोई साथ दे दो। इस संसार में अगर कोई साथ दे देता है तो इसका भी धंधा पानी चलना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब ये भी डुएट फॉर्मेशन कर लेता है, द्वियक पूरा कर लेता है और ये भी आराम की नींद सोता है। कैसे? देखिए, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों क्या करता है? एक दूसरे को दे देता है, शेयर कर लिया, साझा कर लिया। इसी को हम लोग H सिंगल बॉन्ड H कहते हैं, या इसको हम लोग क्या लिखते हैं? या लिखते हैं H2, है ना। अब देखिए कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं इसको क्या पढ़ेंगे? एकल बंध या बंधन, या बंधन भी कहते हैं, बंध भी कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। अब यहां सिंगल बॉन्ड में क्या हुआ? एकल शब्द के पर हम लोग जा रहे हैं। एकल क्यों शब्द का इस्तेमाल किया है? एकल बंध बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है और सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। कितना हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब देखिए कि हाइड्रोजन अणु इस तरह से सहसंयोजक बंधन बनाता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है ना। दोनों एक दूसरे के साथ साझा करने के फलस्वरूप एकल बंधन बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसको एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अगला और उदाहरण देखेंगे, जैसे है क्लोरीन अणु का बनना। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 17 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8
7। देखिए किस प्रकार से Cl का 2 अणु है ना। एक देखिए इसका ये हो गया 1-1, 7 हो गया इसका। इसमें भी देखिए कितना है, 7 है। अब क्या करता है कि इसका 7 इसका 1 लेकर के ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। ये क्या करता है, इसका भी 1 लेकर के ऑक्टेट फॉर्मेशन कर लेता है। अब देखिए शेयरिंग कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ। कितना इलेक्ट्रॉन का हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। इसलिए है ना, Cl और Cl के बीच कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध या एकल बंधन है। 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्ड बन रहा है। इसलिए इस बंधन को एकल सह संयोजक बंधन कहते हैं। हमारे हिसाब से लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि एकल शब्द क्यों आया। और समझते हैं मेथेन क्या है, कार्बन है। कार्बन का कितना, 2 होता है, सॉरी कार्बन का परमाणु संख्या 6। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो कितना होगा, 2 4, यानी बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन का कितना हाथ, 4 हाथ, है ना, है ना। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, सबके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करता है कि ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के डुएट फॉर्मेशन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेकर के ये भी डुएट फॉर्मेशन कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन से साझा करके ये भी डुएट फॉर्मेशन कर लिया। ये हाइड्रोजन भी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के डुएट फॉर्मेशन कर लिया। अब कार्बन कहता है कि हमारे साथ दोस्ती किए हो तो चारों मिल करके हमको भी दे दो, तो हमारा भी ऑक्टेट फॉर्मेशन हो जाएगा। हम भी तुम लोगों की तरह ही क्या करेंगे, अस्थायित्व की प्राप्ति कर लेंगे, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। वही कर भी रहा है। तब इससे क्या बना, देखिए C है बीच में, सिंगल बॉन्ड यहां भी बन रहा है, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए इधर भी वही हाल है, सिंगल बॉन्ड। फिर देखिए ऊपर में भी वही हाल है ना। फिर नीचे भी 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। ये हमारा क्या हो गया, एकल सहसंयोजक बंधन, 4 सिंगल बॉन्ड है। देख लीजिए इसमें, इसी को हम लोग लिखते हैं CH4। क्या लिखते हैं, CH4। इस तरह से आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने क्या देखा, वैद्युत संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, आयनिक यौगिकों की विशेषताएं क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के हैं, है ना। उसके बाद एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, हम लोग उदाहरण सहित उसको समझे। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि द्विक सहसंयोजक बंधन क्या है, त्रिक सहसंयोजक बंधन क्या है, किस तरह से डबल बॉन्ड बनता है, किस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और फिर ये क्या है, सहसंयोजक यौगिकों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, है ना। आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।